हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। मैं सोनम आज आप सभी को बताऊंगी भारत के प्रमुख नदियों के बारे में कि भारत में प्रमुख कौन सी नदी हैं। ऐसे भारत में तो बहती है बहुत सारी नदी, छोटी बड़ी नदी बहुत सारी है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको भारत के प्रमुख नदियों के बारे में ही बताऊँगी, जिससे रिलेटेड मतलब जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। और देखते हैं कि भारत में प्रमुख नदी कौन कौन सी हैं और वो नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है और उस नदियों से संबंधित या फिर उससे रिलेटेड कौन कौन सी क्वेश्चंस बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जिसके लिए मैं आपको ये मैप की सहायता से आज बताऊंगी और जिसके लिए मैं आपको पूरा चीज़ आपको यहाँ पे मैप पे बताऊंगी, मैप की सहायता से कि कहाँ पे कौन सा चीज़ स्थित है और वह कहाँ से कौन सी नदी निकलती है और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, उसका नाम क्या है, वो सभी। जिसके लिए मैं सबसे पहले आपको ऊपर की ओर से यानी कि उत्तर, ये मैप में ऊपर होता है नॉर्थ यानी कि इसे हिंदी में देखें तो उत्तर, और नीचे साउथ यानी कि दक्षिण, इधर होता है ईस्ट यानी कि पूरब, और इधर वेस्ट यानी कि पश्चिम। और नदी के बारे में जानने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार की नदियां बहती है, जिसमें पहला है हिमालयी नदी और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयी नदी जानते हैं आप उसे कि हिमालयी नदी किसे कहते हैं। पहला हमारा है हिमालयी नदी और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। वैसी नदियाँ जो हिमालय से निकलती है उसे हम हिमालयी नदियाँ कहते हैं, और दक्षिण भारत में जितनी भी नदियाँ बहती है उन सभी नदियों को हम प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। और भारत में मुख्य रूप से यही दो प्रकार की नदी बहती है। अब इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी कि हिमालयी नदी कौन कौन सी है और प्रायद्वीपीय नदी कौन कौन सी है। अब जिसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ हिमालयी नदी। हिमालय ऊपर स्थित है भारत के नॉर्थ में, यानी कि हिमालय के गोद में हमारा भारत देश बसा हुआ है। जो हिमालय का क्षेत्र पड़ता है हमारा इस प्रकार से इधर की ओर। अब जानते हैं कि हिमालयी नदी में सबसे पहला नदी कौन सा है और वह ऊपर की ओर सबसे ऊपर कौन सा नदी है उसके बारे में। जिसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलता है, जो मानसरोवर झील चीन में स्थित है, वह तिब्बत में स्थित है, और तिब्बत अब चीन में चला गया है। जो यह तिब्बत है यह अब चीन देश के कब्जे में है, और यह चीन लगभग यहाँ पे पड़ता है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है और तिब्बत अब चीन के कब्जे में है। मानसरोवर झील से हमारा यहाँ पर से नदी निकलती है सिंधु नदी, जो इस प्रकार से होते हुए आती है और इधर पाकिस्तान की ओर चली जाती है। यह पाकिस्तान में जाती है। इस नदी का नाम है सिंधु। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। यह मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से इसमें हमारा पहला नदी था हिमालयी नदी में सिंधु नदी, जो तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है, और यह तिब्बत अब चीन के कब्जे में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो मानसरोवर झील है यह चीन में स्थित है। यह इस प्रकार से चीन से निकल करके आती है इधर चीन के मानसरोवर झील से और भारत में प्रवेश करती है, और इस प्रकार से यह जम्मू कश्मीर होते होते इधर लद्दाख होते होते यह पाकिस्तान में चली जाती है। अब जानते हैं थोड़ा सा कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो इस सिंधु नदी की सहायक नदी 5 है, जिसमें पहला है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है, जिसमें पहला है झेलम, दूसरा चिनाब, तीसरा रावी, चौथा ब्यास और पांचवा सतलज। अब जानते हैं इसे मैप की सहायता से कि वह किस साइड से निकलती है और कहाँ पे आकर के इसमें मिल जाती है। सिंधु नदी में सभी नदी लगभग इधर से ही निकलती है, इधर पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें सबसे ऊपर जो रहता है उसका नाम है, वो इस प्रकार से आती है थोड़ा सा इधर की ओर। ये सभी नदियाँ आती है इसमें मिल जाती है। जो सबसे ऊपर होती है जो सीरियल से, इसमें पहला है झेलम, दूसरा चिनाब, तीसरा रावी, उसके बाद ब्यास, और ब्यास के ऊपर होता है सतलज।
और यह सतलज नदी भी है। यह अब जानते हैं इसका पांचवा सहायक नदी जो सतलज नदी है वह नीचे की ओर से आती है इस प्रकार से, और यह भी इधर जा कर के मिल जाती है इधर पाकिस्तान के तरफ सिंधु नदी में। यह सतलज नदी भी मानसरोवर झील से ही निकलती है, और ये जो सभी नदियां हैं यह सभी नदी भी इधर से ही आती है और इधर बाहर की ओर जाती है। जब भारत से बाहर निकलती है तो यह सिंधु नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से मैं आपको सिंधु नदी के बारे में बताई हूँ। और सॉरी, एक तो बताना भूल गई, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है तो उसका आंसर होगा 2880 किलोमीटर। अब इस प्रकार से मैं आपको सिंधु नदी के बारे में बताई हूँ कि सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसकी 5 सहायक नदी हैं, जिसमें पहला है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब मैं आपको यहाँ पे ये उत्तर भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी के बारे में बताऊंगी। पहले मैं आपको बताई थी यहाँ सिंधु के बारे में। अब दूसरा है हमारा नदी गंगा, जो यहीं पे स्थित उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री हिमानी से निकलती है हमारा गंगा नदी। और यहाँ पर से यह उत्तराखंड होते, उत्तर प्रदेश होते, बिहार होते और झारखंड का थोड़ा सा हिस्सा होते होते पश्चिम बंगाल से होते और यह बांग्लादेश में आकर के गिर जाती है। यह नदी है हमारा गंगा। यह उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानी से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं इसकी सहायक नदी के बारे में कि गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है। ऐसे गंगा की सहायक नदी तो बहुत सारी है, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदी है। और इस गंगा की सहायक नदी के बारे में आपको दूसरे वीडियो गंगा नदी तंत्र में बता चुकी हूँ। अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे वीडियो को, जो गंगा नदी तंत्र का वीडियो है, उसे देख करके और इसे क्लियर करें। मैं आपको सिर्फ इसमें बताऊंगी कि गंगा नदी की जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है जिसका नाम है यमुना, उसके बारे में। यह भी यमुना नदी है। यह भी उत्तराखंड में स्थित, जहाँ पर से गंगोत्री हिमानी है वहीं पर थोड़ा सा उसके साइड में स्थित एक ठो हिमानी दूसरा है जिसका नाम है यमुनोत्री हिमानी। यमुनोत्री हिमानी से हमारा नदी निकलता है यमुना नदी। और यह प्रयागराज में आकर के इलाहाबाद, पहले उसका नाम था इलाहाबाद, अब उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है, उसका नाम कर दिया गया है प्रयागराज। यह यमुना नदी आती है और यहाँ उत्तराखंड में ही प्रयागराज में मिल जाती है। ये नदी है यमुना। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब थोड़ा सा जानते हैं यमुना नदी की सहायक नदी के बारे में। यमुना नदी की भी सहायक नदी बहुत सारी है, जिसमें प्रमुख जो है उसके बारे में, इसका 3 प्रमुख नदी है, जिसमें पहला है चंबल, दूसरा बेतवा और तीसरा है केन। यहाँ पे आप थोड़ा सा अच्छे समझिए, क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी की भी सहायक नदी हो गई और यहाँ पे यमुना नदी की सहायक नदी। गंगा नदी की एक सहायक नदी है जो यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका नाम यमुना है, और दूसरा है सो यमुना नदी की सहायक नदी। यमुना नदी की सहायक नदी 3 ठो है, जिसमें पहला है चंबल, बेतवा और केन। इस प्रकार से मैं आपको ये गंगा नदी के बारे में बता दी, जो दूसरा महत्वपूर्ण नदी था उत्तर भारत की। अब तीसरा नदी है ब्रह्मपुत्र। उत्तर भारत की 3 महत्वपूर्ण नदी है, जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। मैं आपको अभी सिंधु और गंगा के बारे में बता दी हूँ। अब तीसरा के बारे में जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी इस तरफ से आती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम का हिस्सा थोड़ा सा आता है इसमें, और इस प्रकार से यह बांग्लादेश में आ जाता है। यह नदी जब यहाँ मानसरोवर झील से निकलती है तो उस वक्त इसका नाम रहता है सांगपो, यानी कि इसे चीन में हम कह सकते हैं कि यह मानसरोवर झील चीन में स्थित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चीन में ब्रह्मपुत्र नदी जो है, जिसे हम, जो नदी भारत में आती है तो उसे हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, उस नदी को चीन में सांगपो के नाम से जानते हैं। और जब यह नदी अरुणाचल प्रदेश में आने से पहले इसका नाम दिहांग रहता है, दिहांग। और बात की जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। और यह जब अरुणाचल प्रदेश में आती है, उसके बाद असम में आती है, उसके बाद यह यहाँ बांग्लादेश में गिर जाती है। और यह जब नदी यहाँ बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम हो जाता है जमुना। और इसे भारत में तो हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं इसे।
इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर होने के बावजूद भी इसे भारत का सबसे बड़ी नदी में लंबी नदी में गिनती नहीं की जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और इसे हम क्यों नहीं कहते हैं भारत की सबसे लंबी नदी, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसकी बहुत कम ही जो हिस्सा है यहाँ पे भारत में है। यह यहाँ पर से इतनी दूरी तय करके आती है चीन में, उसके बाद यह बांग्लादेश में जाती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन इसका बहुत कम हिस्सा ही भारत में रहता है, इसलिए इसकी लंबाई भारत में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती, इसलिए इसे हम भारत की लंबी नदी नहीं कहते हैं। इसकी चौड़ाई भारत में यह बहुत चौड़ा नदी है, इसलिए इसे भारत की चौड़ी नदी में गिनती करते हैं। अगर पूछी जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो हम कह सकते हैं कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी आई और इसका नाम चेंज हो गया जमुना, उसी प्रकार से हमारा गंगा नदी जब यहाँ बांग्लादेश में आती है तो इसका भी नाम चेंज हो जाता है। बांग्लादेश में इस गंगा नदी को हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ऐसा क्वेश्चन हो कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो उसका नाम होगा पद्मा। यानी कि गंगा नदी को बांग्लादेश में हम पद्मा के नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर से जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जब ये पद्मा और जमुना, ये दोनों नदी जब बांग्लादेश से नीचे उतरते हैं, बांग्लादेश में, तो यह दोनों नदी एक साथ जुड़ जाते हैं और यह जब नदी आगे बढ़ते हैं तो इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम हो जाता है मेघना। और यह जब नदी आगे बढ़ता है तो ये पद्मा नदी और जमुना नदी के मिलने से एक डेल्टा का निर्माण होता है, जो भारत का तो सबसे बड़ा डेल्टा है ही, लेकिन यह विश्व में भी अपना सबसे प्रथम स्थान रखता है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। यह गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनता है। अब इस प्रकार से मैं आपको उत्तर भारत की जो प्रमुख नदी थी, जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसके बारे में बता दी हूँ। और ये गंगा नदी के बारे में आपको विस्तार से बता चुकी हूँ कि गंगा नदी का नाम यहाँ पे शुरुआत से ही गंगा नहीं होता, ये दो नदियों के मिलने से बनता है, जिसमें पहला है अलकनंदा और दूसरा मंदाकिनी। जब अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है उसके बाद ही गंगा नदी का निर्माण होता है। और इसके बारे में विस्तार से मैं आपको दूसरे वीडियो में बता चुकी हूँ। आप इसके बारे में अगर विस्तार से जानना चाहेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं। इस प्रकार से मैं आपको ये उत्तर भारत की प्रमुख नदी के बारे में बता दी हूँ। अब थोड़ा सा जानते हैं उसके नीचे, ये हिमालयी नदी थी। अब थोड़ा सा जानते हैं उसके नीचे। इसके जब नीचे हम आते तो यहाँ दिल्ली के पास एक तो हमारा पहाड़ी पड़ता है, जिसका नाम है अरावली का पर्वत। अरावली के पर्वत से एक तो नदी निकलती है, जिसका नाम है लूनी नदी। यह नदी निकलती है और यह राजस्थान में चली जाती है। इस नदी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह नदी किसी समुद्र में या फिर नदी में नहीं मिलती। यह जितनी भी नदियां हैं इन सभी की सहायक नदी हैं। और ये नदी जाती है, कोई नदी बंगाल की खाड़ी में, कोई नदी किसी और नदी में मिल जाती है, कोई समुद्र में मिल जाती है, कोई अरब सागर में जाकर के गिरती है। लेकिन इस नदी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह नदी किसी समुद्र या फिर नदी में नहीं मिलती, यह स्वयं ही विलुप्त हो जाती है। जब यह नदी अरावली पर्वत से निकलती है और कच्छ के रण में जाती है तो वहाँ पे इसका स्वरूप खत्म हो जाता है, वहाँ पे यह विलुप्त हो जाती है। तो इससे बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में ऐसे पूछे गए हैं कि यह ऐसी कौन सी नदी है जो स्वयं विलुप्त हो जाती है या फिर जो कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। तो उसका आंसर होगा लूनी नदी। अब इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे बता दी। इसके ऊपर आप थोड़ा सा जानते हैं ये प्रायद्वीपीय नदी के बारे में और मध्य भारत में कौन कौन सी नदी है उसके बारे में। यहाँ आपको मैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और लूनी नदी के बारे में बता दी। अब थोड़ा सा जानते हैं मध्य भारत के बारे में। मध्य भारत के यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी स्थित है, जिसका नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक, सही है, अमरकंटक की पहाड़ी। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर से 3 नदियाँ निकलती हैं और इसके बारे में कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि आपको ऐसी कौन सी पहाड़ी है जहाँ पर से 3 नदियाँ निकलती हैं और यह तीनों नदियाँ 3 दिशाओं की ओर जाती है। इसमें यहाँ पर से 3 नदी निकलती है जिसमें तीनों नदी एक ही दिशा में नहीं जाती हैं। यहाँ पर से 3 नदी निकलती है जिसमें एक नदी इधर
इधर यहाँ पर से निकलती है और यह इसका नाम है सोन नदी और यह गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत की वह कौन सी गंगा नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो दक्षिण की ओर से आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो उसका आंसर होगा सोन, क्योंकि ये एक सोन ही नदी ऐसा है जो गंगा में आती है और दक्षिण की ओर से गंगा में मिलती है। बाकी बात उसकी जितनी भी सहायक नदी है वह सभी और किसी और दिशा से आकर के इसमें मिलती है। सिर्फ सोन नदी ही है ऐसा जो छत्तीसगढ़ के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। इसे हम कह सकते हैं कि सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। और इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे एक नदी के बारे में बता दी और उसके बाद यहाँ पर से दूसरा नदी निकलता है अमरकंटक की पहाड़ी से ही, जिसका नाम है महानदी। दूसरा नदी है महानदी। यह महानदी निकलती है और इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। और इस नदी से उतना कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। इस नदी पे एक ठो डैम स्थित है, यानी कि बांध। इसका सबसे ये महानदी पे भारत का सबसे लंबा बांध स्थित है, जिसका नाम है हीराकुंड बांध। ये जो हमारा महानदी है यह उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा में यह हीराकुंड बांध है जो सबसे ऊंचा बांध है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। लंबा बांध। यह भारत का सबसे लंबा बांध है, जिसका नाम है जो महानदी पे स्थित है और जिसका नाम है हीराकुंड, और महानदी उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस प्रकार से मैं आपको अमरकंटक में स्थित अमरकंटक से निकलने वाली दो नदियों के बारे में बता दी हूँ। अब तीसरा नदी के बारे में जानते हैं। इसकी तीसरी नदी निकलती है जो इधर से निकल करके और पूरब की ओर गिरती है। यह आती है और पूरब में ये अरब सागर में गिर जाती है। इधर हमारा है अरब सागर, और इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ पर से नर्मदा नदी के बारे में बता दी। ये है हमारा नर्मदा नदी। अब थोड़ा सा जानते हैं नर्मदा नदी से रिलेटेड क्वेश्चंस को। नर्मदा नदी से कितनी बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नर्मदा नदी के नीचे ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। यह भी नदी इधर से निकल करके आती है और यह पूरब की ओर चली जाती है। और इन दोनों नदी के बीच एक पहाड़ी स्थित है जिसका नाम है सतपुरा की पहाड़ी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच एक पहाड़ी है जिसका नाम है सतपुरा की पहाड़ी। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि वह कौन सी पहाड़ी है जो दो नदियों के बीच में स्थित है। तो इसका आंसर होगा सतपुरा की पहाड़ी। सतपुरा की पहाड़ी के ऊपर और नीचे दो ठो नदी बहती है, जिसके ऊपर बहती है नर्मदा नदी और नीचे बहती है ताप्ती नदी। और इन दोनों नदियों का खासियत ये है, मतलब जितनी अधिकांश नदियाँ जो होती है यह ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। और ये दो नदियाँ, ये जो यहाँ पे हमारा दो नदी है नर्मदा और ताप्ती, मैं आपको ही बता दी थी कि यह नदी ये पूरब से निकल करके पश्चिम में जाती है, पश्चिम से निकल करके पूरब में जाती है, जो बिल्कुल गलत है। यह इधर पूरब से निकलती है और पश्चिम की ओर, पश्चिम में हमारा पड़ता है अरब सागर। यह दोनों नदी अमरकंटक हमारा ये पूरब में पड़ता है, पूरब में छत्तीसगढ़ है, इधर से पूरब की ओर से निकलता है और पश्चिम में गिर जाती है। और अधिकांशतः नदियाँ जो है यह पश्चिम की ओर से निकलती है और पूरब की ओर यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यही दो नदी ऐसी हैं जो इधर पश्चिम की ओर गिरती है। और इस प्रकार से यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगी ये नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी से एक ठो जलप्रपात यानी कि जिसे आम भाषा में हम लोग झरना कहते हैं, उसका निर्माण होता है जो जबलपुरी में जाती है और वहाँ पर से यह नीचे की ओर जब गिरती है तो इसके कारण एक ठो जलप्रपात का निर्माण होता है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। और इसका दूसरा नाम भी है, इसे हम दूसरा नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है कपिल धारा। इसका दूसरा नाम है कपिल धारा जलप्रपात, यानी कि यह धुआंधार जलप्रपात को दूसरे नाम से जानते हैं कपिल धारा जलप्रपात से। अब इस प्रकार से मैं आपको यहाँ अमरकंटक से निकलने वाली तीनों नदी के बारे में बता दी। अब थोड़ा सा आप नीचे आते हैं। नीचे हमारा महाराष्ट्र से एक ठो नदी निकलती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है गोदावरी नदी। इस नदी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इस नदी को लंबी नदी है। यह जो गोदावरी नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है।
इस नदी को प्रायद्वीपीय भारत की बूढ़ी गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकल करके आती है। इस नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से जानते हैं। अब इसके नीचे हम आते हैं थोड़ा सा तो कर्नाटक, इसके नीचे महाराष्ट्र के नीचे आते हैं कर्नाटक। कर्नाटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पे एक नदी बांध है जिसका नाम है नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पे ही स्थित है। अब इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पे इतनी नदी के बारे में बता दी और लास्ट में हमारा सिर्फ एक नदी बचता है जिसका नाम है कावेरी नदी। कावेरी, यह नदी केरल में स्थित है। इस नदी को याद कर सकते हैं। यहाँ कृष्णा नदी, अगर किसी व्यक्ति को याद ना होगी कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है तो क से कृष्णा भी होता है और यह कर्नाटक से निकलती है, यह कर्नाटक से। और यह जो कावेरी नदी है यह केरल से निकलती है। यानी कि ये जो दोनों नदी है ये इसका जो उद्गम स्थल है यह भी क से ही है और इसका ये जो शुरुआत इसका नाम भी है यह भी क से, इसका भी क से और इसका भी क से। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा और इसे अच्छा से याद रखिएगा। अब जानते थोड़ा सा विस्तार से कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी पे एक ठो जलप्रपात है जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। यानी कि इस नदी के कारण ही एक ठो जलप्रपात का निर्माण होता है जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। और इसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन सी नदी है जिसके कारण दो राज्यों में विवाद चल रहा है अभी, जिसके जल के कारण, और वह राज्य कौन कौन सी हैं। तो कावेरी नदी के जल के कारण भारत के दो राज्यों में विवाद हो रहा है, जिसमें पहला है हमारा तमिलनाडु और दूसरा है ये केरल, जहाँ पर से ये निकलती है। ये कावेरी नदी के जल के कारण ये तमिलनाडु और केरल में जल विवाद चल रहा है। इस प्रकार से मैं आपको इस नदी के बारे में बता दी और थोड़ा सा बताती हूँ जो इसमें बचे हुए क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं उसके बारे में। यहाँ पे जो सतलज नदी आपको मैं यहाँ पे बताई थी, सतलज नदी, इस पर एक ठो नदी बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है जिसका नाम है भाखरा नांगल। यहाँ सतलज नदी पे स्थित एक ठो सबसे भारत का ऊंचा बांध है जिसका नाम है भाखरा नांगल। और भाखरा नांगल एक ही बांध नहीं है, यह दो बांध है, भाखरा अलग है और नांगल अलग है। भाखरा बहुत बड़ा बांध है और उसके ही निकट, उसके ही समीप थोड़ा सा दूरी पे स्थित छोटा बांध है जिसका नाम है नांगल, भाखरा नांगल, भाखरा नांगल। ये दोनों एक ही, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा, ये दोनों एक ही स्थान पे आते हैं, इसलिए इसे दोनों के एक ही साथ कह सकते हैं इसे भाखरा नांगल। यह सतलज नदी पे स्थित है और सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार से थोड़ा सा ये नदी बांध के बारे में जान गए और जानते थोड़ा सा यहाँ सतलज नदी से ही यहाँ पर से एक ठो ये नहर निकाला गया है जो राजस्थान को पानी पहुँचाता है, जिस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर यह राजस्थान में पानी पहुंचाता है। राजस्थान में पानी की बहुत ही किल्लत होती है, कहाँ की, क्योंकि वहाँ की जो भूमि है यह मरुभूमि हो चुकी है, वहाँ पे मरुस्थल है। और यह जो सतलज नदी है इससे ही यहाँ इंदिरा गांधी जो नहर है उसे पानी पहुँचती है। ऐसे क्वेश्चंस भी बार बार रहते हैं कि कौन सी नदी के कारण ये जो हमारा ये इंदिरा गांधी नहर है उसे पानी पहुँचता है, तो उसका आंसर होगा सतलज। अब थोड़ा सा मैं आपको पहले बताना भूल गई थी सिंधु नदी के बारे में। यहाँ पर जो हमारा सिंधु नदी है उत्तर भारत की सबसे प्रमुख नदियों में आती है, जिसमें मैं भूल गई थी यहाँ पे बताना आपको सिंधु नदी। सिंधु नदी के कारण एक बार हमारा विवाद हुआ था जिसे सिंधु जल समझौता, विवाद नहीं, समझौता हुआ था। ये मैं आपको पहले ही बताई थी यहाँ पे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी तीन देशों से होकर गुजरती है, जिसमें चीन, दूसरा है भारत और तीसरा है पाकिस्तान। यह तीन राज्यों से होकर निकलती है। सिंधु नदी समझौता दो देशों के बीच हुई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच। यह समझौता 1960 में हुई थी। 1960 में जब यह समझौता हुई थी 1960 में, उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रधानमंत्री उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उस वक्त सिंधु जल समझौता में क्या हुआ था, उसके मुख्य बातें क्या थी, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सिंधु जल समझौता की मुख्य बातें यह थी उसके पानी का बंटवारा, यानी कि ऊपर से इसकी जो तीन नदी है सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो तीन नदी है, इस तीन नदी का जल मैं आपको यहाँ पे लिख करके बता देती हूँ।
सिंधु, झेलम और चिनाब। ये जो 3 नदियां हैं, इन तीनों नदी का जो 80% जल होगा उसे पाकिस्तान यूज़ करेगा और इसका जो 20% जल होगा वह भारत यानी कि इंडिया यूज़ करेगा। और उसके बाद इसकी जो नीचे जो 3 नदी बच जाती है, रावी, सतलज और ब्यास, इन 3 नदी का जो जल होगा उसका 80% उपयोग करेगा भारत और 20% जल का उपयोग करेगा पाकिस्तान। यह जो सिंधु जल समझौता था, इसकी मुख्य बातें बस यही थी। उसमें यही समझौता किया गया था कि इसमें यहाँ पे मुख्य 6 नदी हैं और इसके जो जल होंगे उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग कौन करेगा और उसका कौन सी नदी, 3 नदी का उपयोग कौन करेगा उसके बारे में। और इस प्रकार से सिंधु जल समझौता को दोनों देशों को स्वीकार करना पड़ा और इस प्रकार से अभी तक हम लोग इसे मानते आ रहे हैं और इसी प्रकार से सिंधु नदी के जल का उपयोग करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।